हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसकी ये 4th वीडियो है, जिसमें आज हम करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब कहने का क्या है कि जो इंटर कन्वर्जन होता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके अंदर जो इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड्स, सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड इनटू गैसियस फॉर्म, लिक्विड्स कैन बी चेंज्ड इनटू सॉलिड, और गैस सेम गैस के साथ है लिक्विड में या सॉलिड में। तो ये जो पूरा इंटर कन्वर्जन है तीनों स्टेट्स का, उसके ऊपर प्रेशर के चेंज का क्या इफेक्ट आता है। जैसे हमने टेम्परेचर का तो देखा कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में किया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी इंटर कन्वर्जन जो है सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, ये जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर प्रेशर के चेंज का क्या इफेक्ट आता है, ये हमारा टॉपिक है। आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। देखिए, स्टार्टिंग में हमने देखा कि मैटर, और मैटर जो होता है विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, और मैटर जो होता है वो पार्टिकुलेट होता है। ठीक है, पार्टिकुलेट का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हमने ये भी देखा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, लिक्विड वालों में ज्यादा होता है डिस्टेंस, और गैसियस में और भी ज्यादा होता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर हमारे मैटर की स्टेट जो है वो वेरी करती है या डिपेंड करती है। तो यही लिखा गया इसमें, वी हैव ऑलरेडी लर्नड, हमने जाना, दैट द डिफरेंस, अंतर जो होता है वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके बीच का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैटर की कौन सी स्टेट है। ठीक है, आगे देखिए, what will happen when we start putting pressure and compress a gas। देखिए, मैंने बताया था ना कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो अगर इन पार्टिकल्स के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली गैस इज कंप्रेसिबल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो, इनका जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है और ये ऐसे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, यानी गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है जब हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को। ठीक है, so enclosed in a cylinder, what the particles, will the particles come closer, क्या वो close आ जाएंगे particles? Yes. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आप बता सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं प्रेशर को तो जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम किचन्स में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, होती तो वो गैस है लेकिन लिक्विफाइड क्यों है वो, यानी लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर रखा है बिकॉज ऑफ प्रेशर इतना डाला कि उसके जो पार्टिकल्स जो फ्रीली मूव कर रहे थे वो नजदीक नजदीक आ गए, जैसे और ये जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया डायग्राम में कि यहाँ पे देखिए गैस के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पिस्टन से क्या किया जा रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, और जब इसको प्रेस किया गया तो यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में चेंज आया। ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज आ गए और यहाँ पे बिल्कुल ही क्लोज आ गए। ठीक है, तो यानी कि स्टेट जो है मैटर की वो चेंज हुई। कि क्यों चेंज हुई, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग pressure particles of matter can be brought close together, applying pressure and reducing temperature। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एप्लीकेशन से, उसके लिए एक कंडीशन और भी है। देखिए, जब ये पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और उस पर हम प्रेशर अप्लाई करके इनको नजदीक नजदीक लेके आते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी
को हमें रिड्यूस करना होता है, ठीक है। और उसके रिडक्शन में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर इनका बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन, प्रेशर बढ़ा दीजिए और टेम्परेचर को कम कर दीजिए यानी डिक्रीज कर दीजिए। तो जो है देखिए, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टुगेदर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। सिर्फ अप्लाइंग प्रेशर से गैसेस के अंदर लिक्विफेक्शन नहीं होगा, यानी वो लिक्विफाइड नहीं होंगे। उसके लिए हमें अप्लाइंग प्रेशर तो है ही है, साथ ही साथ आपको टेम्परेचर भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? अब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं ना, वहां पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि ड्राई आइस भी कहलाती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका जीके का कि ड्राई आइस, ड्राई नॉट गैस, ड्राई आइस, ठीक है। तो ड्राई आइस कौन सी गैस को बोला जाता है? तो दैट इज CO2। CO2 गैस होती है, लेकिन उसको क्या किया जाता है? हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिडिफाई किया जाता है CO2 को, ठीक है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा, देखिए ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। अब जब इसको प्रेशर अप्लाई करके सॉलिड फॉर्म में चेंज करेंगे CO2 को, तो ये कहलाएगी ड्राई आइस। और अब ड्राई आइस क्या का जो हम ये जो ड्राई आइस है, ये डायरेक्टली, आइस है ना तो सॉलिड हो गया, सॉलिड, ये वाली जो सॉलिड है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होगी जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को रिमूव करेंगे और टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। अब हम जानेंगे कि 1 एटमोस्फेयर प्रेशर का मतलब क्या होता है। विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसीलिए उसे ड्राई आइस कहा जाता है। तो आपसे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन ड्राई आइस, ठीक है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों ही प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड को क्या किया गया है, फ्यूजन से लिक्विड में चेंज किया जाता है, और जब इसको और हीट दी जाती है तो लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में यानी गैसियस स्टेट में आ जाता है। फिर गैस जो है, जैसे हमने सब्लिमेशन देखा था ना कि सॉलिड यानी कि जो कैम्फर होता है, जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं जिसको हम कपूर बोलते हैं, वो जो है सब्लिमेशन यानी डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, जिसको सब्लिमेशन बोलेंगे। और वो जो गैस होती है वो थोड़ा सा ठंडा होती है तो सॉलिड में चेंज हो जाती है, जिसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। ये सारी प्रोसेस हम पीछे डिटेल में करके आए हैं। जिस बच्चे ने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे रखा है, आप जाके वहां पे आराम से उनको देख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू, तो ये जो है इंटर कन्वर्जन दिखा रखा है, यानी देख रहे हैं आप, रिवर्सिबल दिखा रखा है पूरा। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था 1 एटमोस्फेरिक यूनिट, तो देखिए एटमोस्फेयर, ये ATM इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस जो होती है ना, जो प्रेशर डालती है उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक है, पास्कल। और 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। Pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. Very easy. The atmospheric pressure at sea level, sea level पे लिया जाता है हमेशा, कितना, 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। सी लेवल से ही हम ये देखते हैं कि माउंटेन की हाइट कितनी है, जैसे माउंट एवरेस्ट ही हम बोल देते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि सी लेवल से इस माउंटेन की हाइट कितनी है, ठीक है। तो इसीलिए सी लेवल पे हमने कितना लिया कि भैया सी लेवल पे जितना भी प्रेशर है गैस का, उसको हम 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर now, and is taken as a normal atmospheric pressure. Okay, so हाँ, तो वहां पे हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारा अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, इवेपोरेशन। सो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर? क्या हमें हमेशा नीड टू हीट और चेंज प्रेशर, गर्म यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ेगा मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ? क्या हम एवरीडे लाइफ, डेली के रूटीन से हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं जहां पे वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? देखिए, मान लीजिए आपसे थोड़ा सा पानी गिर गया फर्श पे, ठीक है, तो
जरूरी थोड़ी है कि आप वहां पे जाके उसको क्या करेंगे, फैन चला देंगे या फिर कुछ हीट देने की कोशिश करेंगे ताकि वो पानी सूख जाए। ऐसा तो नहीं, अगर आप उसको वैसे के वैसे छोड़ देते हैं तो भी कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो पानी वहां से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। इसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं। अब देखिए, लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जाए बगैर लिक्विड गैशियस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, वाटर, वाटर को व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, पानी को कहीं पे भी अनकवर्ड छोड़ दें, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, तो वो वेपर फॉर्म में स्लोली धीरे धीरे चेंज हो जाता है। वेट क्लोथ्स, इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि जो कपड़े होते हैं गीले उनको सुखाते हैं रस्सी से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ी देर के बाद ये सूख जाएंगे और इनके अंदर का जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। What happens to water in the above two examples? क्या होता है पानी के साथ? इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। We know that particles of matter are always moving. हमने देखा, स्टार्टिंग में ही देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने देखा तो देखा कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, उनके बीच में स्पेस होता है, दे आर कंटिन्यूसली इन मूवमेंट। ठीक है, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ठीक है, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उन पार्टिकल, देखो मूव कर रहे हैं कोई भी चीज मोशन में, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के अंदर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor। देखिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको कि मान लीजिए ये गीला कपड़ा है, इसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स हैं ऐसे। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड। अब देखो, जो भी पार्टिकल फ्री, अपने आप को फ्री करवा के इसको वेपर फॉर्म में ले जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना सारे पार्टिकल्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसा है, सरफेस फिनोमेना हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, और इस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो पार्टिकल्स के बीच में है उसको तोड़ के वेपर फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, so phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। very important, boiling point पे, तो boiling point पे जाने से पहले ही जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में, उसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। तो हम ये बोल दें कि कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने से पहले ही क्या हो जाए, लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस फिनोमिना को इवेपोरेशन कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। मतलब देखिए, आपने गर्मियों में कपड़े सूखने के लिए डाले और सर्दियों में, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े एज कम्पेयर टू सर्दियों में। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो चलिए इसको एक्टिविटी से समझ लेते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 5 ml वाटर लेंगे। किस में लेंगे भाई, टेस्ट ट्यूब में। कितना लेंगे, 5 ml ले लिया, 5 ml वाटर। ओके, एंड कीप इट नियर अ विंडो। कहाँ पे रख देंगे, एक विंडो यानी खिड़की के पास रख देंगे। ठीक है, ये बना दिया हमने, खिड़की इसके पास रख देंगे। ओके, अंडर अ फैन, या फिर विंडो के पास नहीं रख रहे हैं तो क्या करें, फैन के अंडर हम रख देंगे। क्यों, और फैन के अंडर रखने का मतलब ये नहीं है कि फैन आपने चलाया ही नहीं, चला देंगे उसको। ठीक है, पता लगे इसमें तो सिर्फ लिखा है कि अंडर अ फैन। ठीक है, तो चला देंगे ताकि क्या हो, इवेपोरेशन जल्दी हो जाए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब क्या करेंगे, तो आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया पानी, एक आप चाइना डिश में पानी ले लेंगे। ठीक है, ओके, एंड कीप इट नियर विंडो और अंडर द फैन, सेम सिचुएशन। ठीक है, दोनों को साथ साथ रख दीजिए, कहीं पे भी आप रख ले, चाहे विंडो के पास रख दीजिए या फिर फैन के अंडर रख दीजिए। ओके, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन, कहाँ गया, हाँ चाइना डिश वाला आ गया था, इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड। एक को क्या करो, आप अपनी अलमारी के अंदर रख दो। ठीक है, और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। ठीक है, एक शेल्फ पे, स्लेब पे रख दो। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर माप लो।
रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब ये देखो कि कौन सा पानी जल्दी सूखता है, यानी कहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी होती है। रिपीट करो अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे पे भी देख लो, ठीक है। अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो, देखो रेनी डे में ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या इवेपोरेशन होने में। व्हाट डू यू इन्फर, क्या कंक्लूजन निकलेगा आपका अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी एंड इवेपोरेशन। डेफिनेटली यही तो वो फैक्टर्स है, कौन कौन से, टेम्परेचर और कौन सा, सरफेस एरिया और विंड की वेलोसिटी, यानी कि हवा जो है वो तेज चल रही है या धीमी चल रही है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन के रेट पे, ठीक है। टेम्परेचर का तो मैंने बता ही दिया कि समर्स में कपड़े जल्दी सूखते हैं एज कंपेयर टू विंटर्स, ठीक है। सरफेस एरिया ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, देखो जो आपने ये लिया था ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्लास ट्यूब जो ली थी, उसके अंदर पानी रखा था और एक चाइना डिश में रखा था, तो हम क्या देखेंगे कि चाइना डिश वाला जो पानी है ना वो जल्दी इवेपोरेट, ये खाली हो जाएगा जल्दी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया देखो ना बेटा, इसको तो इतना सा सरफेस एरिया मिल रहा है, इसको इतना सारा मिल रहा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होता। इसीलिए तो कपड़ों को तार के ऊपर पूरा सुखा देते हैं हम, ऐसे करते हैं ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे उठाए और ऐसे गिर गिर दिए सारे के सारे इस पे, नहीं ना, उसको पूरा सुखाया जाता है झाड़ के, ताकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाए और कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाए, ठीक है। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ, अभी बताया मैंने कब इंक्रीज करता है, तो एक तो डिपेंड करेगा इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पे। एक पानी को आप ग्लास में रख दो और उतने ही पानी को आप एक प्लेट में डाल के रख दो, तो डेफिनेटली जो प्लेट का पानी होता है ना, प्लेट का पानी जल्दी सूखता है, क्योंकि प्लेट क्या प्रोवाइड कर रही है, ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। सो इन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया we know that evaporation is a surface phenomena, very important, evaporation क्या है, एक surface phenomena है। if the surface area is increased, अगर surface area बढ़ा दिया जाता है, the rate of evaporation increases, ठीक है। for example while putting clothes for drying up we spread them out, है ना, ऐसा ही होता है ना। हमें अच्छा तो नहीं लगता, मम्मी बोलती कपड़े सुखाने के लिए, तो हम तो क्या कोशिश रहती है कि ऐसे डाल दे कपड़ों को, है ना, लेकिन फिर डांट भी पड़ती है, क्यों, क्योंकि कपड़ों को ढंग से यानी फैला के नहीं सुखाओगे तो फिर मम्मी डांटेगी, क्यों, क्योंकि फैला के सुखाने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा और कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे। ओके, सो हाँ जी, एक तो हमने पढ़ लिया सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यस टेम्परेचर बढ़ेगा, सो टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। ओके, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। सो an increase of temperature, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy। मैंने बताया था ना पीछे कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, तो टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी उनकी स्पीड जो है ना पार्टिकल्स की आपस में, वो स्पीड बढ़ जाएगी और वो जल्दी से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, टू गेट इनटू वेपर स्टेट। अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी होती है बेटा जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, हवा में, हवा सूखी थोड़ी ना होती है, उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो तो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं हवा में उनका रेट ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो ह्यूमिडिटी देखिए रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में आपने अगर चश्मे भी पहन रखे हैं तो उनके ऊपर भी मॉइस्चर सा जम जाता है, इसका मतलब हवा में मॉइस्चर होता है, यानी ह्यूमिडिटी। तो रेनी सीजन में हवा के अंदर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर यानी वाटर वेपर्स होते हैं, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी यानी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी अगर घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। देखो हम इसको डिटेल में ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ह्यूमिडिटी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। कैसे भाई, कैसे, तो वो ऐसे कि जब इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी हवा में तो इवेपोरेशन कम होगा। ओके, सो इसीलिए रेनी सीजन में कपड़े
टाइम लेके सूखते हैं, इतना जल्दी नहीं सूखते हैं, ठीक है। तो इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो गया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यहाँ पे डेफिनेशन आ गई ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी 4% से ज़्यादा हमारी एयर जो है ना पानी होल्ड नहीं कर सकती, और इसीलिए फिर बारिश हो जाती है, ठीक है। तो 4% तक ही होल्ड कर सकती है वाटर वेपर्स को एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज स्टेडीली हाई, अगर ज्यादा है वाटर वेपर हवा में, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा। यही तो मैं समझा रही हूं तब से आपको, ओके। सो समझ में आ गया ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इवेपोरेशन घटेगा, दोनों उल्टे हैं, ठीक है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, देखिए ज्यादा तेज हवा होगी तो सीधी सीधी बात है क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। तो दोनों क्या हो गए, विंड स्पीड ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ओके। So, in increase in wind speed, it is a common observation that clothes dry faster on a windy day. हवादार दिन जो जब होता है तो जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। With the increase in wind speed ज़्यादा है, the particles of water vapor move away with the wind. ये जो particles है ना water के, जैसे ही vapor form में गए, हवा इसको अपने साथ ड्रिफ्ट करके ले गई, ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रही। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और आजू बाजू क्या हो जाएगा, वाटर वेपर की कमी हो जाएगी क्योंकि ये सारे इधर चले गए हवा की वजह से, और आजू बाजू वाटर वेपर इन एयर कम है यानी ह्यूमिडिटी कम है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर, ठीक है। हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फिनोमिना आने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे को पसीना आ गया और पसीना आने के बाद बड़ी ठंडक सी फील होती है ना, तो ऐसा क्यों होता है, और क्यों हमें जब गर्मी लगती है पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमको थोड़ी ठंडक का एहसास होता है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग, इवेपोरेशन जब होता है तो अपने आजू बाजू कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। रीज़न क्या है, तो सबसे पहले तो इन एन ओपन वेसल, ठीक है, एक ओपन आपने बर्तन ले लिया है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, और यहाँ पे अगर आपने ढका नहीं है उसको तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स है ना ये क्या करेंगे वाटर के, ये वेपर फॉर्म में तो चले जाएंगे, लेकिन वेपर फॉर्म में तभी जाएंगे जब ये अपने आजू बाजू से कुछ एनर्जी इनको मिलेगी, और उस एनर्जी की मदद से ही ये जो है ना क्या होंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला फॉर्मूला जो हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू बिगिन द एनर्जी lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा, जब आप क्या बोलते हैं एसीटोन, ठीक है, या स्पिरिट जिसको बोलते हैं, उसको जब अपने हाथ पे आप लगाते हैं, या फिर ये लगा लो कि ये जो होता है ना सैनिटाइजर, जैसे ही आप हाथ पे लगाते हो ना तो कैसा लगता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने उस लिक्विड को हाथ में लगाया है वो लिक्विड वेपोराइज हो जाता है, सूख जाता है, और सूखेगा तो आपके हाथ की एनर्जी को लेके सूखेगा, उन पार्टिकल्स को वो एनर्जी चाहिए अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, इसीलिए आपको कैसा इफेक्ट लगता है, कूलिंग, ठंडा ठंडा, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, आ गया वही एसीटोन जो हम नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो जब आप थोड़ा सा भी एसीटोन डालते हैं ऑन योर पाम यानी हथेली पर, तो आपको ठंडक का एहसास होता है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, ये मैंने आपका हाथ बना दिया, हाँ, जैसे ही आपने थोड़ा सा एसीटोन डाला क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड के, वो आपके पाम की एनर्जी यानी हीट को लेके इवेपोरेट हो गए, और इसलिए आपको कैसा लगा, ठंडा ठंडा। The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. ठंडा एहसास लगेगा आपकी हथेली में, ठीक है। Okay, after a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the हॉट सरफेस। ऐसा होता है ना घर के बाहर छिड़काव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है तो, क्योंकि जब छिड़काव करते हैं तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स गए हैं ना सॉइल में, वो सॉइल की हीट को लेके एवेपोरेट हो जाएंगे और ठंडक छोड़ जाएंगे पीछे, ठीक है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ व्हेन वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। नाउ व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमको
कॉटन यानी कि सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? बिकॉज देखो हम लोग ये फैब्रिक वाला चैप्टर हम करके आए थे, पिछले क्लास में भी हमने किया था कि जो कॉटन होता है ना, इट्स अ वेरी गुड, कॉटन का क्लोथ जो होता है ना वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर को। तो वाटर को जब हम इसको कॉटन को जब हम धोते हैं तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब उस पानी को ये सुखाता है तो अपने आजू बाजू की हीट लेके ही सुखाता है। तो अगर आपने कॉटन के क्लोथ्स डाल रखे हैं तो सेम है, पसीना जो आता है आपको, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब वो इवेपोरेट होगा तो आपके शरीर की गर्मी को लेके इवेपोरेट होगा, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसीलिए आपको ठंडक का एहसास होगा। सो ड्यूरिंग समर, गर्मियों के समय, वी परस्पायर मतलब पसीना आता है ना हमें, मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, वो एनर्जी गेन करते हैं कहाँ से? अपने चारों तरफ सराउंडिंग से या फिर बॉडी सरफेस से, एंड चेंज इनटू वेपर में चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यही बता रही हूँ मैं, इज एब्जॉर्ब फ्रॉम कहाँ से? जो कॉटन के क्लोथ्स आपने पहने हैं तो बॉडी से, लिविंग द बॉडी कूल। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर, यही बताया ना मैंने कि कॉटन जब हम उसको कपड़े को धोते हैं कॉटन के तो वो ज़्यादा पानी सोखता है, इट्स अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, और ऐसे ही जब पसीना आता है तो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, ठीक है। सो इसके बाद हमारा टॉपिक बच जाता है बच्चों, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी, 2 स्टेट्स और हैं तो देखिए वो देख लेते हैं। देखिए, नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 की बजाय 5 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सबको पता है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको BECB बोलते हैं। क्या है ये दोनों ही? जान लेते हैं। प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा नहीं है बच्चों, ठीक है। द स्टेट कंसिस्ट, ये मैटर की ही स्टेट है, विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए हुए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स होंगे। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, और ये जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आयोनाइज्ड गैस में, ठीक है। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियोन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आप देखते हैं ना ग्लो करते रात को नियोन साइन बल्ब्स जो होते हैं तो उनके अंदर क्या होती हैं? आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है। इनसाइड अ नियोन साइन बल्ब देयर इज नियोन गैस, ठीक है, इसलिए इसका नाम नियोन बल्ब है। एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस, ठीक है, इसलिए चमकती है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, और वो जो गैस उसके अंदर होती है जब उसके अंदर से करंट पास करवाती है तो वो कैसी हो जाती है? आयंस फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन, जब उनके अंदर से, देखिए मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए ये हमने ग्लास ट्यूब ली है, ठीक है, और यहाँ से हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी से इसको सेल से इसको ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, सर्किट को, और यहाँ पे हमने कोई गैस रखी है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना तो ये वाली जो गैस है, मान लो हमने यहाँ हीलियम ले रखी है, तो ये वाली जो गैस है ना ये कैसे किस में चेंज हो जाएगी? आयंस में, ठीक है, आयंस में चेंज हो जाएगी, हीलियम आयन, ओके। और अब ये जो है ना इधर कैथोड एनोड जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और ये चलना शुरू करेगी और फ्लोरेसेंट यानी चमकना शुरू करेगी, ठीक है। सो द गैस गेट्स आयनाइज, समझ में आया कैसे आयनाइज होगी गैस? दैट इज गेट्स चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब, या फिर बल्ब के अंदर, ठीक है, अंदर। द प्लाज्मा ग्लोज, प्लाज्मा जो होगी वो ग्लो करेगी विद, तो प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज्ड गैसेज ही तो है, विद अ स्पेशल कलर, अलग अलग कलर होता है कि आपने कौन सी गैस ले रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हीलियम अलग कलर की होती है और नियोन अलग कलर की होती है, ऑन द नेचर ऑफ गैस। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम, सन और जो जितने भी स्टार हैं आपको ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है? प्लाज्मा यानी आयोनाइज्ड गैसेज। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। देखिए प्लाज्मा बनाने के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ओके। अगला जो स्टेट ऑफ मैटर जो साइंटिस्ट मानते हैं फिफ्थ, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। 1920 में 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculations for fifth state of matter, ठीक है। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस, और उन्होंने जो कैलकुलेशंस की ना उनके आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने खोजी, फिर कैलकुलेशंस किसने की? सत्येंद्र नाथ बोस ने। ढूंढा किसने? मतलब
बिल्डिंग जो फैक्ट की थी कि भैया पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है, वो किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इसीलिए इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दोनों का ही पार्टिसिपेशन है। और 2001 में कॉर्नेल वोल्फगैंग केटलर एंड कार्ल ई विम ऑफ यूएसए रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। कब भाई? 2001 में। किस लिए? फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उन्होंने ये करके दिखाने की कोशिश की, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है इज फॉर्म्ड बाय, अब कैसे बनेगा? गैस ली, गैस को कूल किया, कूलिंग अ गैस। और गैस कैसे लेनी है? एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की, ठीक है, एक्सट्रीमली, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है। अब उसको क्या किया गया है? उसको कूल किया गया है, ठीक है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर से कितनी डेंसिटी कम लेनी है? देख लो, 100,000, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। तो बहुत ही कम डेंसिटी की गैस लेनी है, उसको सुपर कूल करना है टू सुपर लो टेम्परेचर्स, ठीक है। यू कैन लॉग ऑन टू दिस साइट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये है हमारे सत्येंद्र नाथ बोस और ये है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है जी। ओके, सो एक सेकेंड, वाई डू, अच्छा ये थोड़ा बचा हुआ था पहले। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? आपने देखा है ठंडा पानी, आप आते हो स्कूल से तो आप क्या देखते हैं? एक ग्लास में आप क्या करेंगे? फ्रिज से पानी निकाला, बोतल निकाली ठंडे पानी की, और उसके अंदर आपने पानी डाला, तो थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि इसके बाहर ना छोटे 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 वाटर के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। ओके, ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर। ग्लास के अंदर आपने ले लिया है, गिलास के अंदर। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। देखेंगे ना बाहर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब क्या क्यों हुआ ऐसा? वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, बताया था ना मैंने, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एयर ऑन कूलिंग। अब यहाँ पे ये वाटर वेपर जो है ना बच्चे, ये ग्लास, इसके अंदर ठंडा पानी है, यानी इसका जो ये बाहर वाली जो सतह है ये भी बहुत ठंडी है। अब ये जो वाटर के पार्टिकल्स है ना जो एयर में है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, और कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? ठंडे। ठंडे होके क्या होगा? ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी। तो जब गए थे लिक्विड बन के तो एनर्जी लेके गए थे, तो जब आ रहे हैं, ठीक है, वेपर से लिक्विड की तरफ, तो एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। और इसीलिए, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यही होता है ना जिससे बारिश होती है। क्या होता है कि जो पानी है वेपर फॉर्म में, पानी जो है वेपर फॉर्म में चला जाता है, और ऊपर थोड़ी सी भी ठंड, कोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है उसको, तो वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है। तो खैर ये ज्योग्राफी का है टॉपिक कंडेंसेशन। तो ओके, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये होता है आपका फिनिश। अगले जो वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। सो स्टे हैप्पी, डू स्टडी हार्ड, थैंक यू।